हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेगुलेशन नंबर 15 सिक्योरिटीज इन एलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन तक का रेगुलेशन कंप्लीट कर लिया था। अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। आफ्टर आईपीओ द इक्विटी कैपिटल ऑफ प्रमोटर ग्रुप होल्डिंग इन अ लिस्टेड कंपनी इज ₹140 करोड़। द पोस्ट इशू कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 600 करोड़। The promoters group holding includes acquired during previous year। तो ये जो 140 करोड़ का उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ उसमें क्या क्या इंक्लूसिव है। नंबर 1, ₹20 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉटेड इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल नो हाउ बाय द प्रमोटर्स। तो भाई ऐसा है, आपने टेक्निकल नो हाउ के बदले में शेयर अलॉट किए हैं, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इनटेंजिबल असेट को कैपिटलाइज किया जा रहा है या नहीं है। अच्छा, इसके बदले में कोई कंसिडरेशन कैश वैश का कुछ मामला नहीं, मतलब अदर देन कैश कंसिडरेशन है। स्ट्रेट अवे टेक्निकल नो हाउ को आपने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन सी कंडीशन में फॉल कर रहा है? 15(1)(a) ए वाले क्लॉज में फॉल कर रहा है ना। पिछले 3 साल वाली कंडीशन थी, हमने पिछले साल ही एक्वायर किया है, तो क्या ये डिस्क्वालिफाइड है या नहीं है? हाँ है, ये डिस्क्वालिफाइड हो गया, ये काउंट नहीं होगा। एंड ₹10 करोड़ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लेज्ड विद द बैंक, तो ये 15(1)(d), तो भाई ये भी डिस्क्वालिफाइड है, ऑब्वियसली ये भी काउंट नहीं होगा। चलो एक बार देख लेते हैं मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होना कितना चाहिए था। तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पोस्ट इशू कैपिटल का 20% होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, और है कितना टोटल 140 करोड़। इसमें से ये 20 करोड़ इनएलिजिबल हो गया, उसको हटा दो आप, और 10 करोड़ ये भी इनएलिजिबल हो गया, इसको भी हटा दो आप, तो कितना रह गया ये 110 करोड़ ही रह गया है, जबकि होना कितना चाहिए था 120 करोड़। तो यहां पे क्या हो गया, शॉर्टफॉल हो गया, मतलब आपने कंट्रीब्यूशन की कंडीशंस कंप्लायंस नहीं की है। समझ में आ गया? अब एग्जाम में ये तो ठीक है, शॉर्ट में हमने कंक्लूजन लिखा है, एग्जाम में लिखोगे कैसे? सबसे पहले रेगुलेशन नंबर 14 की कंडीशन कि मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होना कितना चाहिए था, फिर उसके बाद 15 में क्या क्या एक्सेप्शंस फॉल कर रहे हैं। इन द प्रेजेंट केस यहाँ पे ये दोनों इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ये दोनों क्या है, इनएलिजिबल हैं, उनकी कंडीशंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। हैंस इन द प्रेजेंट केस प्रमोटर कंट्रीब्यूशन व्हिच शुड हैव बीन, तो 600 का 20% दैट इज 120 करोड़, बट प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन इज 140 करोड़ माइनस ये दोनों, तो कंट्रीब्यूशन क्या है, इज लेस देन द रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन। समझ में आया? प्रॉपर आंसर आएगा, आराम से 1.5-2 पेज का आंसर बनेगा ये, ठीक है। चल रेगुलेशन नंबर 112 रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नॉट एप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस। देखिए 112 नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए एफपीओ की बात हो रही है, क्योंकि ये 100 की लाइन जो चल रही है वो एफपीओ के लिए चल रही है, और नॉर्मल जो सेक्शन चल रहे हैं 10th में जो चल रहे हैं वो सारे आईपीओ के सेक्शन रेगुलेशन है हमारे। तो एक बार रेगुलेशन नंबर रिकैप कर लेंगे। रेगुलेशन 3 किसका है? एप्लीकेबिलिटी। 4 इज फॉर रेफरेंस डेट, 5 इज फॉर इनएलिजिबल, इशूअर इनएलिजिबल है ना। 6(1) is for eligibility conditions, 6(2) is for alternative route है ना, 6(3) is for SR share, 7 is for general conditions, 8 is for offer for sale की condition, 8A is for 6(2) के लिए offer for sale की conditions है ना। फिर 13 warrants, 14 minimum promoter contribution, और 15 securities ineligible for minimum promoters contribution। Is this clear? चलो अभी हम लोग बात कर रहे हैं एफपीओ की। अभी जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन वगैरह हमने पढ़ा था वो आईपीओ के लिए था, एफपीओ के लिए अलग कंडीशंस हैं। अच्छा पहले तो ये बता दो मुझे, आईपीओ में भी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कौन सा केस है? दक्ष कौन सा केस है जहां पे मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती है? याद नहीं है? याद है आपको? नहीं? हाँ जी बेटा, याद है अपन को? कौन सा ऐसा केस है आईपीओ में जहां पे मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नहीं लाना पड़ेगा?
पन्ने मत पढ़ लो सब। नहीं याद आ रहा? एक लाइन थी, बस एक लाइन। एक जन ने अभी आंसर दे भी दिया था ऑलरेडी। हाँ, एक ही रीजन था, कहां पे? आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है। ठीक है, यहां से किसने जवाब दिया था? आपने। ठीक है, तो अगर कंपनी में आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ही नहीं है तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लाएगा कौन? सिंपल सी बात है ना भाई। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी वहां पे कि हाउएवर प्रोविजन दिस कंडीशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इफ देयर इज नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर। ठीक बात है, मतलब हर लाइन को एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा, हर चीज पे क्वेश्चन बनता है, आप ऐसे कैजुअली में छोड़ नहीं सकते किसी प्रोविजन को। ठीक है, याद आ गया? अच्छा, अब यहां पे क्या क्या कंडीशन है? The requirement of minimum promoters contribution shall not apply. ये मिनिमम प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से केस में? पहला केस तो सेम ही है। कौन सा केस है पहला? देयर इज नो आइडेंटिफिएबल प्रमोटर। तो अगर कंपनी में आइडेंटिफिएबल प्रमोटर है ही नहीं तो भाई बात ही खत्म है, फिर तो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन लाएगा ही कौन? तो बात खत्म। दूसरा केस क्या है? वेयर द इक्विटी शेयर ऑफ द इशुअर। अब ये कंडीशन थोड़ा ध्यान से समझ लेना आप लोग। वेयर द इक्विटी शेयर, अच्छा ऐसे समझो, लेट्स से रिलायंस है, रिलायंस लिस्टेड कंपनी है कि अनलिस्टेड? ऑफ कोर्स लिस्टेड है। आईपीओ आ चुका है ना रिलायंस का? आ चुका है, तभी तो लिस्टेड है। अच्छा, रिलायंस एफपीओ लाने के बारे में सोच रहे। एफपीओ क्या वापस से मुकेश अंबानी को बोले तुम मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लेके आओ? यार मतलब रिलायंस कंपनी पे पूरे देशवासियों को भरोसा है कि ये कंपनी कहीं नहीं जाने वाली, मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये सस्टेन रहने वाली है और फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स हैं इसके, तो कंपनी बढ़िया कंपनी है ना। मतलब अगर यहाँ पे मुकेश अंबानी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं भी लाते हैं तब भी स्टिल इन्वेस्टर्स को कंपनी पे ट्रस्ट है, बिलीव है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? पहली बात तो कंपनी कौन सी है? फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड वाली है। कौन सी वाली है? फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड वाली है। विद द इक्विटी शेयर ऑफ द इशुअर आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। कितने पीरियड से? मिनिमम 3 साल से। अब फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड से भी क्या मतलब होता है, इसका भी एक डेफिनेशन गिवन होता है, जिसमें पिछले साल मिनिमम 10% की ट्रेडिंग टर्नओवर होना चाहिए, है ना, ऐसे एक डेफिनेशन दे रखी है। तो ठीक है, वो मतलब अभी रेलेवेंट नहीं है फिलहाल। फिर इतना समझ लो कि शेयर्स ट्रेड होते हैं, अच्छे ट्रेडिंग होते हैं कंपनी के शेयर्स में। कब से? पिछले 3 सालों से। प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट। प्रीसीडिंग द रेफरेंस डेट पढ़ी थी क्या हमने? पढ़ी थी ना? कौन सी डेट थी? डेट ऑफ डीओडी विद सेबी एंड ओडी विद आरओसी, है ना, दैट इज द डेट। तो इस डेट से पिछले 3 सालों तक कंपनी के शेयर्स क्या होने चाहिए? फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने चाहिए। ये तो है कंडीशन नंबर 1। फिर दूसरी कंडीशन, कम से कम कितने? 95% कंप्लेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स रिड्रेस हो चुकी होनी चाहिए। देखो 100% रिड्रेसल तो पॉसिबल ही नहीं है। आप दुनिया में कुछ भी काम कर लो, कैसा भी काम कर लो, आप 100% लोगों को खुश कर ही नहीं सकते। हमेशा किसी ना किसी को कोई ना कोई परेशानी होगी, चाहे आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। हमेशा आपके फेवर में बहुत सारे लोग होंगे और अगेंस्ट में भी बहुत सारे लोग होंगे। ऐसे इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं और कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको आप भाई कभी खुश कर ही नहीं सकते, उनको हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहेगी। तो सेबी खुद बोल रहा है भाई कोई बात नहीं, कुछ लोगों को छोड़ दो। कम से कम 95%, मतलब अगर मेजोरिटी आपके साथ है ना, मेजर क्राउड आपसे सेटिस्फाइड हो चुका है, तो मतलब आप सही काम कर रहे हो। कुछ एक आध लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ न्यूसेंस करेंगे ही करेंगे, है ना। तो व्हाट इट सेज कि द इशुअर हैज रिड्रेस्ड हाउ मच? 95% ऑफ द कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। और ये कब का डेटा देखा जाएगा? टिल द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ द रेफरेंस डेट। समझो बात ध्यान से। मान लो हमने जुलाई 2026 में डीओडी फाइल किया था, राइट। अब मान लो जुलाई 2026 में, अच्छा डेट ले लेते हैं, मान लो से 18 जुलाई 2026 को हमने डीओडी फाइल किया, तो क्या ये हमारी रेफरेंस डेट है या नहीं? ओके अच्छा, इससे पहले वाले मंथ, इससे पहले वाला मंथ कौन सा होता है? जून। ओके का जो क्वार्टर है,
क्वार्टर कौन सा है? अप्रैल मई जून, है ना। तो जो अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर है, इस रेस्पेक्टिव क्वार्टर की जितनी भी कंप्लेंट्स आई थी इन्वेस्टर्स की, उनमें से कितना परसेंट? 95% रिड्रेसल हो चुका होना चाहिए। व्हाट इट सेड, वापस लैंग्वेज देखो ध्यान से। The issuer has redressed at least 95% of the complaint received from the investor. कब तक? Till the end of the quarter. Till the end of the quarter. Immediately preceding the month of reference date. समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे तो कोइंसिडेंटली जुलाई से 10 पहले अप्रैल में जून वाला क्वार्टर आ गया था, कोइंसिडेंटली। अच्छा, मान लो ये जुलाई नहीं होकर के अगस्त होता तो क्या करते? तब भी क्वार्टर तो वही रहेगा ना, क्वार्टर थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्वार्टर तो अप्रैल में जून ही होता है हमेशा, चाहे ये कोई सी भी रेफरेंस डेट, उससे जस्ट प्रेसिडिंग, इस मंथ से प्रेसिडिंग वाला जो भी क्वार्टर है, तो वो क्वार्टर अप्रैल में जून ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर मान लो ये अगस्त की जगह पे मान लो नवंबर हो जाता तो क्वार्टर चेंज हो जाता, तो फिर कौन सा जाता? जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर आ जाता, है ना। क्वार्टरली ग्रीवेंसेस रिड्रेसल देखा जाता है इन्वेस्टर्स के केस में। इज दिस क्लियर? कितना परसेंट ग्रीवेंस रिड्रेसल हो जाना चाहिए? और पहली कंडीशन क्या थी? हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन यस। नहीं, वो तो हो गया दूसरी कंडीशन का, पहली कंडीशन कहां सो रहे हो? इसे सोना अलाउड नहीं क्लास में? जागो, एब्सेंट माइंडेड होकर के नहीं बैठ सकते हम क्लास में। हाँ जी बेटा, आप बता दो फटाफट से। हाँ, कितने पीरियड से? 3 इयर्स। सुन लिया अभी आपने? पिछले 3 सालों से कंपनी के शेयर्स क्या होने चाहिए? फ्रीक्वेंटली ट्रेड होने चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन उषा क्या बताई थी अभी? ग्रीवेंसेस रिड्रेसल हो जाना चाहिए कब तक का? रेफरेंस डेट से जो प्रेसिडिंग क्वार्टर आएगा उसमें एंड तक जो भी ग्रीवेंसेस आए थे उसका 95% रिड्रेसल हो जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज इशूअर हैज बीन इन कंप्लायंस ऑफ व्हाट? एलओडीआर रेगुलेशन का नाम सुना है क्या आपने? एलओडीआर रेगुलेशन करता क्या है, कुछ पता है आपको? देखो, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की बात है इसमें। बेसिकली क्या है, अगर आप लिस्टेड हो गए तो फिर लिस्टिंग के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर्स का ध्यान रखने के लिए क्या करना जरूरी है? ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जरूरी है, डिस्क्लोजर्स देना जरूरी है। देखो, आज मान लो चिन्मय ट्यूटोरियल्स क्या करते हैं और क्या नहीं करता है, इससे किसी को भी कोई फर्क पड़ता है क्या? किसी को भी फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि भाई हमारा पैसा लगा हुआ है इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट में हमने पब्लिक से पैसा नहीं ले रखा। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है। अगर हम प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए, या हम मान लो 50 बच्चों का बैच बनाए कि 5 बच्चों का बैच बनाए, इससे इन्वेस्टर्स का कोई इंटरेस्ट अफेक्टेड होगा? नो। हम जो मर्जी वैसे करें। और क्या हम किसी के लिए जवाब दें? अभी हम किसी के लिए कोई जिम्मेदारी रखते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टूडेंट्स अलग हैं, स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। स्टूडेंट्स तो हमारा सर्विसेज का पार्ट है ना। लेकिन जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी बंदा आके बोले आपका बिजनेस चलाने का तरीका गलत है, भाई आप कौन बताओगे मुझे कि हम बिजनेस कैसे चलाना कैसे ना चलाएं, हमें इंस्टीट्यूट कैसे चलाना चाहिए और कैसे नहीं चलाना चाहिए? क्योंकि जो ज्ञान देने आ रहा है उसको पैसा नहीं लगा हुआ, सिंपल बात। लेकिन अगर मान लो जैसे आजकल जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आईपीओ वगैरह लेके आ रहे हैं, आप लोगों ने बायजूस और इन सब के बारे में सुना ही होगा। तो जब ये लोग आईपीओ लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब पब्लिक का पैसा लग गया है। तो क्या अब पब्लिक क्वेश्चन पूछेगी कि नहीं पूछेगी? बिल्कुल पूछेगी। सरासर आप रिस्पॉन्सिबल हो उनके लिए, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? ट्रांसपेरेंसी। और फिर वो आपके काम के तरीकों में अगर बता रहे हैं ये गलत है वो गलत है, तो आपको सुननी भी पड़ेगी उनकी बात, डिपेंडिंग ऑन द स्टेक कितना उनके पास। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप लिस्टिंग कराते हैं तो आपके बिजनेस की हर एक इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो ये डिसीजन ले सके कि उसको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए, बेच के जाना चाहिए। तो इसी के बारे में एलओडीआर रेगुलेशन जो है वो डिस्क्लोजर नॉर्म्स बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, कमिटीज फॉर्म करनी है, जैसे ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी है, बोर्ड का कंपोजिशन करना है, कोई भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करनी है, ताकि जब भी कुछ भी कंपनी में
कुछ भी चेंज हो रहा हो, इमीडिएटली इन्वेस्टर्स को पता चलेगा और वो अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे। तो उसी की कंप्लायंसेस के लिए कौन सा रेगुलेशन बनाया गया है? एलओडीआर रेगुलेशन बनाया गया है। आपको इस एलओडीआर रेगुलेशन का कंप्लायंस भी पिछले 3 सालों से करना होगा, इसमें कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। Issuer has been in compliance with the SEBI LODR regulation for a minimum period of 3 immediately preceding the reference date। तो वही रेफरेंस डेट से पिछले 3 सालों तक कंटिन्यूअसली आपका LODR कंप्लायंस होना चाहिए, कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए। समझ में आया? पर इसका एक एक्सेप्शन दे रखा है। एक्सेप्शन है, एक नॉन कंप्लायंस हो सकता है, एक नॉन कंप्लायंस हो सकता है, और अगर उसमें कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे तो चलेगा। देखो, एलओडीआर बहुत बड़ा रेगुलेशन है, बहुत सारी कंप्लायंसेस की बातें करता है। अब एलओडीआर में ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रेगुलेशन चलते हैं बहुत सारे, उसमें से वन ऑफ द रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 17। अगर आपको पता हो एलओडीआर का रेगुलेशन नंबर 17, कौन बताएगा? व्हाट इज दिस रेगुलेशन? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। परफेक्टली सही बात है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, आपको पता है कि किसी भी लिस्टेड कंपनी में बोर्ड का फॉर्मेशन जो है आप ऐसे अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते। उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का फॉर्मेशन आपको किसके हिसाब से करना पड़ेगा? रेगुलेशन 17 के हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सी कंडीशन, जैसे मान लीजिए अगर हम लिस्टेड कंपनी है तो हमारी कंपनी में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कितने? 50%। कितने हो सकते हैं? 50%। 50% से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं हो सकते। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिनिमम कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए, है ना, हाफ। अच्छा, वुमेन डायरेक्टर होनी जरूरी है, कंपलसरी, एक वुमेन डायरेक्टर होनी कंपलसरी है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के फॉर्मेशन के बारे में भी बताता है ये। कुछ पता है कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए लिस्टेड कंपनी में? कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए? नहीं, डिपेंड करता है कि कंपनी का चेयरमैन कौन है। अगर कंपनी का चेयरमैन कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो 1/3। और अगर वो रेगुलर एनईडी नहीं है तो हाफ। चलो कोई बात नहीं, अभी याद नहीं है, इट्स ओके। हमने वैसे कंपनी लॉ में पढ़ा है प्रोविजन, इट्स ओके, कोई बात नहीं, वापस हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एलओडीआर रेगुलेशन पूरा दे रखा है, कॉम्पोजिशन वगैरह सब कुछ आएगा, वो बाद में पढ़ लेंगे। अभी सिंपल हमारा कहने का क्या मतलब है, मान लो आपसे गलती से ये कंपोजिशन ऑफ बोर्ड जो है रेगुलेशन 17 उसमें गड़बड़ हो जाए। कभी कभी हो जाता है। मान लो वुमेन डायरेक्टर है, पोस्ट वेकेट हो गया, तो आपको 3 महीने में पोस्ट वेकेशन को फिल करना था, लेकिन आपको कोई दूसरी वुमेन डायरेक्टर मिली नहीं और उसकी वजह से आपका नॉन कंप्लायंस हो गया। माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर कल को बाय चांस ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको कंपोजिशन ऑफ बोर्ड गड़बड़ हो जा रहा है, रेगुलेशन 17 का कंप्लायंस नहीं हो रहा, हो सकता है कि एनईडी जो थे उनका किसी का रिटायरमेंट हो चुका है, उसकी वजह से ईडी का नंबर 50% से ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा अगर कुछ भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रेगुलेशन का हम एग्जाम्पशन दे रहे हैं, बस आप 2 काम कर लेना। 2 काम क्या कर लेना? एक तो जो अभी नॉन कंप्लायंस था उसको करेक्ट कर लो, नॉन कंप्लायंस को ठीक कर लो, है ना, करेक्ट नॉन कंप्लायंस। कब ठीक कर लो? वही रेफरेंस डेट वाले दिन। रेफरेंस डेट वाले दिन नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए, है ना। और दूसरा, आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, डिस्क्लोजर ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो आप जब भी वो ऑफर डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हो तो उस वक्त आपको उसमें बताना पड़ेगा कि भाई फला फला क्वार्टर में हमसे नॉन कंप्लायंस हुआ था और इसका अब हमने करेक्शन कर लिया है। समझ में आई क्या सबको ये बात? तो तीसरी कंडीशन किसके बारे में? एलओडीआर के बारे में है। एलओडीआर का कंप्लायंस पिछले 3 सालों से होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन से क्या बताया कि रेगुलेशन 17 कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में अगर कोई नॉन कंप्लायंस हो रहा है तो हम उसको एग्जाम्पशन दे सकते हैं, बशर्ते जिस दिन आपने क्या किया है, डीओडी वगैरह फाइल किया था, उस दिन आपका नॉन कंप्लायंस कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 2, आपको डिस्क्लोजर जरूर देना पड़ेगा कि कब आपसे नॉन कंप्लायंस हुआ था। देखिए लैंग्वेज, देखो, प्रोवाइडेड दैट इफ द इशूअर हैज नॉट कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 2015,
relating to composition of board of directors for any quarter during the last 3 years immediately preceding the date of filing of DOD or OD, but is compliant with such provision at the time of filing of DOD or OD. That means क्या बोला, पहले कभी नॉन कंप्लाइंस था, लेकिन DOD OD फाइलिंग करते वक्त क्या हो चुका है, कंप्लाइंट हो चुका है. एंड साथ ही में adequate disclosures are made in the offer document about such non-compliance during the 3 years immediately preceding the date filing of the DOD or OD, so it shall be deemed to be compliance with the condition. चलो एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं. कौन सा रेगुलेशन पढ़ रहे हो आप? रेगुलेशन नंबर 112 and that is for minimum promoters contribution not required की कंडीशंस पढ़ रहे हैं हम. तो केस 1 कौन सा है? अगर कंपनी में आइडेंटिफाइबल प्रमोटर है ही नहीं तो बात खत्म है. दूसरा केस कौन सा है कि कंपनी को पिछले 3 सालों से लिस्टिंग हो चुकी है और 3 सालों से शेयर्स क्या है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है. और इसी से कनेक्ट कर लो, पिछले 3 सालों से एलओडीआर का कंप्लाइंस भी हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है 3 सालों से, और 3 सालों से एलओडीआर का कंप्लाइंस भी हो रहा है. और अगर इसमें एक्सेप्शन की बात कर लें तो रेगुलेशन 17 कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड में एक्सेप्शन आपको मिल रहा है. बस उसमें 2 बातें फुलफिल कर लेना. एक तो डीओडी ओडी फाइल करते वक्त आपका नॉन कंप्लाइंस होना नहीं चाहिए, और दूसरी बात उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा. और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, 95% ग्रीवियंसेस जो है रिड्रेसल हो चुके होने चाहिए. कब तक? रेफरेंस डेट से जो पहले वाले मंथ के क्वार्टर तक है वहां तक का. ठीक है. नेक्स्ट, अब जो ये पॉइंट है ना, ये रेगुलेशन 113 के रेफरेंस में दे रखी है. 113, तो ऑब्वियसली पहले 113 पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद में इस रेगुलेशन को वापस से देखेंगे. प्रोविजो दे रखा है तो प्रोविजो अभी नहीं पढ़ सकते, पहले रेगुलेशन 113 हमें पढ़ना पड़ेगा. तो लेट्स हैव अ लुक. रेगुलेशन 113 आखिरकार क्या कह रहा है? मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एज पर रेगुलेशन 113 कितना होना चाहिए? लिसन, देखो ऐसा है, अब आप एफपीओ लेके आ रहे हो. एफपीओ मतलब कंपनी ऑलरेडी क्या है, लिस्टेड है. और अब यहां पे इन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं. पहला ऑप्शन नंबर 1, या तो डायरेक्टली जो एफपीओ आ रहा है ना उसका आप 20% कॉन्ट्रीब्यूशन ले आना, मतलब प्रपोज इशू का 20%. पहला ऑप्शन क्या है? प्रपोज्ड इशू जो है उसका 20% आप एफपीओ ले आना. या दूसरा ऑप्शन ऑल्टरनेटिव है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये प्रमोटर की खुद की इच्छा है कि वो कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना चाहता है. दूसरा ऑप्शन है कि आप चाहो तो वही सेम पोस्ट इशू कैपिटल का 20% ला सकते हो. पोस्ट इशू कैपिटल जो है उसका 20%, जैसे आईपीओ में निकालता पोस्ट इशू कैपिटल, सेम वैसा है आप यहां पे भी कर सकते हो. अब ये क्या प्रपोज इशू क्या पोस्ट इशू, एग्जाम्पल देख लेते हैं. मान लेते कंपनी है ए लिमिटेड और इसकी जो अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, एग्जिस्टिंग आईपीओ क्योंकि आ चुका है तो अच्छी कैपिटल होगी कंपनी की. मान लेते हैं 10,000 करोड़ की कैपिटल है कंपनी की. और जो ये कंपनी है ये एफपीओ लेके आ रही है. एफपीओ, ये एफपीओ ला रही है 5,000 करोड़ का. ठीक है. और यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपिटल में अंडरस्टूड सी बात है, प्रमोटर का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो रहा ही होगा. तो यहाँ पे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन जो है दैट इज 3,500 करोड़. ठीक है. अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली प्रपोज इशू का 20% लिया आओ. प्रपोज इशू कौन सा है? 5,000 करोड़ है ना. या फिर किसका लिया आओ? पोस्ट इशू कैपिटल का 20% ले आओ. तो पोस्ट इशू कितनी दिखाई दे रही है आपको? 15,000 करोड़ दिखाई दे रही है. ठीक बात है. कैलकुलेट करें. चलो, केस 1 में प्रपोज इशू कैपिटल कितनी दिख रही है आपको? 5,000 करोड़. तो यहां पे प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन जो रिक्वायर्ड है 5,000 करोड़ का 20%, एंड दैट इज व्हाट 1,000 करोड़. ओके. चलो केस 2 देख लेते हैं. पोस्ट इशू कैपिटल कितनी है? 15,000 करोड़ का 20% कितना आता है? और 3,000 करोड़ में से पहले से कितना इन्वेस्टेड है? 3,500 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड है.
तो 35 ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इसका मतलब अब उसको कोई भी कंट्रीब्यूशन लाने की जरूरत नहीं होगी। समझ में आ गया? पहले ऑप्शन में कितना लाना पड़ेगा उसको? 1000 करोड़, लेकिन दूसरे ऑप्शन में उसको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। आप पहले वाले ऑप्शन में भी 3500 माइनस मत कर देना। रीजन बिहाइंड ये 3500 10,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। हमने पहले वाले ऑप्शन में 10,000 करोड़ को कंसिडर ही नहीं किया है, हमने डायरेक्टली सिर्फ 5,000 करोड़ का ही परसेंटेज निकाला है। तो जब हमने ओरिजिनल कैपिटल नहीं लिए तो ओरिजिनल कैपिटल का कंट्रीब्यूशन भी नहीं लेंगे। लेकिन सेकेंड ऑप्शन में हमने ओरिजिनल कैपिटल ले ली ना, 10,000 करोड़ को कंसिडर कर लिया हमने, तो इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन भी कंसिडर होगा। आया समझ में व्हाट आई सेड? थोड़ा बाउंस हो गया है शायद। देखो सुनो, सिंपल बात है। केस 1 में हमने पुरानी कैपिटल को कंसिडर नहीं किया था, तो इसलिए पुराना कंट्रीब्यूशन भी कंसिडर नहीं करेंगे। स्ट्रेट अवे जो नई इशू आ रही है कैपिटल, सिर्फ उसका परसेंटेज निकालेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन सेकंड केस के अंदर व्हाट इज हैपनिंग, आप एग्जिस्टिंग कैपिटल को कंसिडर करें ना, तब जाके तो पोस्ट इशू 15,000 करोड़ निकल रही है ना। तो व्हेन यू आर कंसिडरिंग एग्जिस्टिंग कैपिटल, तो यू विल हैव टू कंसिडर एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन एज वेल, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जो 3500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी किया जा चुका था, उसको हम सेट ऑफ कर रहे हैं। और सेट ऑफ कर रहे हो तो वी कैन सी कि 3000 करोड़ ही मंगाना था और ऑलरेडी 3500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। इट मींस प्रमोटर इज नॉट सपोज टू ब्रिंग एनी कंट्रीब्यूशन, राइट? एवरीवन ऑल क्लियर? क्या ये बात लाइव वाले बच्चों को समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। अब इन दोनों में से उसकी इच्छा है कि वो चाहे तो 1000 करोड़ लाए या चाहे तो वो ना लाए। अगर आप होते तो क्या करते? बताओ, आप होते तो क्या करते? सेकेंड वाले ऑप्शन में, ओके। और बाकी लोग क्या करते? अरे आपकी कंपनी बताओ क्या करते हैं? क्या करते? फर्स्ट वन में, सेकेंड, 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 सेकेंड। हाँ उषा, मैंने पूछा तो पहले ऑप्शन में जाओगे कि दूसरे में? अरे थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग तो करना चाहिए ना, क्या पता नहीं भाई, या तो डिसीजन सही होगा या गलत होगा, और तो क्या ही। सेकेंड वाले में, सेकेंड, सेकेंड। और लाइव वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं? डॉली इज सेइंग सेकेंड एंड व्हाट एल्स आर सेइंग सेकेंड। सब पैसे बचाने में लग रहे हो अपने, है ना? पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं होती तो मैं फर्स्ट में जाती हूँ ऑब्वियसली। अरे अपनी कंपनी से भाग रहे हो, अपनी ही कंपनी में खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हो। इतनी खतरनाक कंपनी बना रखी क्या खुद की? भाई अगर ऑब्वियसली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली प्रमोटर कंट्रीब्यूशन स्टेक बढ़ाता है अपना, और प्रमोटर स्टेक नहीं बढ़ाएगा तो फिर उसका कंट्रोल ही हाथ से निकल जाएगा, कोई भी टेक ओवर करके ले जाएगा कंपनी को। क्यों? और 1000 करोड़ क्या, मैं तो इससे ज्यादा करोड़, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इससे ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती। अपनी कंपनी का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दो आप, तो फिर डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे? क्यों? हम तो पैसे बचाने लग रहा, अच्छा या 1000 करोड़ देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? कंपनी भी तो खुद की है ना, दूसरों की थोड़ा कंपनी है, खुद तो प्रमोटर हो उस कंपनी के। ठीक बात है। तो नजरिया चेंज करो, सारे हाँ सारे डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएंगे अपने आप। चलो लेट्स हैव अ लुक। The promoters shall contribute in the public issue as follows. Number 1, either to the extent of post issue capital, या तो post issue capital का, अरे सुन लो, पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थकल देखे तो नहीं लग रहा। अच्छा, या तो किसका? पोस्ट इशू कैपिटल का कितना परसेंट? 20%। या फिर किसका? प्रपोज इशू बोले तो एफपीओ का 20%। इन दोनों में से जो मर्जी वो आप ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हो। एंड अगर कंपोजिट इशू आ रहा है, कंपोजिट इशू का मतलब होता है कंपनी एफपीओ के साथ साथ राइट इशू भी लेके आ रही है,
कंपोज मतलब कंबाइंड इशू है, राइट इशू भी आ रहा है और पब्लिक इशू भी आ रहा है। तो भाई ऐसा है, राइट इशू के लिए प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं होती है। राइट इशू में तो वैसे भी हम ऑफर दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। सारे एग्जिस्टिंग होल्डर्स के लिए प्रो राटा राइट होता है, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं मंगाया जाएगा। तो यहां पे जो भी पब्लिक इशू प्लस राइट इशू दोनों मिलकर के कंपोजिट इशू आ रहा है, तो वही सेम 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल और 20% ऑफ प्रपोज इशू कैपिटल एक्सक्लूडिंग राइट इशू एलिमेंट। मतलब हमें यहाँ पे राइट ऑफर वाला जो कैपिटल है उसको कंसिडर करना ही नहीं है, उसको हटा देंगे। सिर्फ और सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे? पब्लिक ऑफर वाले को ही कंसिडर करेंगे, ये राइट वाला हटा देंगे। एम आई क्लियर? समझ में आई सबको ये बात? चलो, अब मैनर ऑफ कंट्रीब्यूशन एकदम सेम है। याद है आपको आईपीओ में भी पढ़ा था हमने, मैनर ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या था? जल्दी बताओ एक बार। इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग एसआर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, याद आ गया सबको? अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था अगर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू हो रही है तो क्या क्या था उसमें? 3 केसेस थे। कौन कौन से 3 केस थे? या तो कन्वर्जन प्राइस पता है, नहीं पता है, या एक से ज्यादा पता है। आया याद सबको? अगर कन्वर्जन प्राइस पता है तो क्या इससे इक्विटी शेयर निकल जाएंगे आपके? यस। तो आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटी और इक्विटी शेयर दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपकी इच्छा। तो यहां पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर कन्वर्जन प्राइस नहीं पता है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज व्हाट? कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। ठीक है। और तीसरा केस, अगर मल्टीपल प्राइस पता है तो वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट की जाती है। कौन सी प्राइस? वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये लिख दू सेम एज आईपीओ, एज इट इज सेम टू सेम है। आगे की कहानी भी सेम ही आएगी। अच्छा, एक बात बताऊं मुझे, प्रमोटर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कब लेके आता है? प्रमोटर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कब लेके आता है? प्रमोटर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कब लेके आता है? 1 डे प्रायर। 1 डे प्रायर किससे? 1 डे प्रायर ऑफर ओपन होने से। पब्लिक के लिए जब ऑफर ओपन होगा उससे एक दिन पहले प्रमोटर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन लेके आता है। याद आ गया? अच्छा, उसका ये पैसा कहां रखा जाता है? एस्क्रो अकाउंट में। परफेक्ट बात है। कंपनी को कब मिलेगा ये पैसा? हाँ, जब पब्लिक इशू सक्सेसफुल हो जाएगा और उसकी पैसे कंपनी को मिलेंगे, उसी वक्त प्रमोटर का पैसा भी कंपनी को मिल जाएगा। अच्छा, अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ से ज्यादा है और अगर कंपनी क्या कर रही है, इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रही है, तो फिर क्या प्रोविजन होता है? फिर क्या प्रोविजन होता है? हाँ बोल दिए ना, अगर कॉल्स में इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रहे हैं तो 1 डे बिफोर कितना मंगा लेंगे? 100 करोड़। और बाकी का पैसा प्रो राटा बेसिस पे मंगा लिया जाएगा। जब जब कॉल्स मंगाई जाएंगी तब तब प्रमोटर से भी पैसा मंगा लिया जाएगा। याद नहीं है? सारी कंडीशन मुझे ही बोलनी पड़ रही है। एक कंडीशन और है, कौन सी बताओ? अगर पूरा पैसा वो पहले से ला चुका है तो क्या करेंगे फिर? बताना ललित। कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस। तो क्या भेजना पड़ेगा हमें? कैश फ्लो स्टेटमेंट कि वो कब का पैसा लाया था और उस पैसे को कहां कहां यूटिलाइज किया जा चुका है। सारी कंडीशन डिट्टो सेम है, नो चेंज एट ऑल। ये सब कुछ एज इट इज सेम टू सेम है, इसे दोबारा से वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम। अच्छा, अब ऊपर मैंने एक प्रोविजो छोड़ा था ना, अब प्रोविजो पे आ जाओ। 112 में प्रोविजो छोड़ा था हमने, प्रोवाइडेड फॉर द। लैंग्वेज ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, फुल फोकस के साथ देखना, नहीं तो बाउंस हो जाएगी। सुनो, प्रोवाइडेड फॉर। अच्छा ये बताओ, ये प्रोवाइडेड फर्दर क्यों लिखता है? प्रोवाइडेड फर्दर क्यों लिखा है? अरे ये पहले प्रोविजो लिखा हुआ है ना ऑलरेडी, तो जब भी पहले प्रोविजो के बाद फिर सब्सिक्वेंट जो भी प्रोविजो आते हैं उसमें प्रोवाइडेड फर्दर लिखा होता है। ठीक है, क्या लिखा होता है? प्रोवाइडेड फर्दर। फिर एक और अगर प्रोविजो आएगा तो फिर प्रोवाइडेड फर्दर, इस तरह से लिखा होता है। अब सुनो, वेयर द प्रमोटर्स प्रपोज टू सब्सक्राइब to the specified securities offered to the extent greater than higher of two options available in clause A, sub-regulation number 1 of regulation number 113, the subscription in excess
of such percentage shall be made at the price determined in terms of regulation number 164 or the issue price whichever is higher. क्या बोल दिया? ये पढ़ लो सब लोग वापस से, कुछ समझ में आ रहा है तो बता दो। कुछ समझ में आया आपको? पढ़ो, लाइव वाले बच्चे भी पढ़ो अगर कुछ भी समझ में आ रहा है, हल्का फुल्का भी। हाँ जी, प्रपोजिशन और एसोसिएशन में 20% से ज़्यादा प्राइस लाना चाह रहा है, तो उसमें जो प्राइस होगी वो सेक्शन 164 के अकॉर्डिंग डिटरमाइन। ओके, ठीक है, गुड है। और कोई? 164 और इशू प्राइस Whichever is higher. Whichever is higher, ठीक है। हाँ जी, दोनों की आय उसके लाना चाहते हैं, उससे आय और उसकी प्राइस इशू प्राइस या फिर रेगुलेशन। चलो मैं आपसे ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग बता देना आपको क्या समझ में आया, ठीक है। लेट्स से सपोज करो कंपनी है ए लिमिटेड और इस नंबर ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं अभी हम, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ शेयर, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। ए लिमिटेड के एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं दैट इज 1000 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है, और ये कंपनी ला रही है एफपीओ, और एफपीओ जो कंपनी ला रही है वो ला रही है कंपनी 4000 करोड़ का, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स, और पोस्ट इशू कैपिटल हो जाएगी कंपनी की 5000 करोड़। आउट ऑफ दिस 1000 करोड़ ऑब्वियसली प्रमोटर्स हैव मेड ऑलरेडी सम कंट्रीब्यूशन। मान लेते हैं 1000 करोड़ में से प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इज से 700 करोड़। दिस इज द एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे प्रमोटर के पास दो ऑप्शन थे एज पर रेगुलेशन 113, दे आर टू ऑप्शन, है ना। अब ऑप्शन क्या है, या तो प्रमोटर क्या कर ले, प्रपोज्ड इश्यू कैपिटल का 20% लेके आ जाए, तो 4000 करोड़ का 20% दैट इज 800 करोड़, या फिर पोस्ट इशू कैपिटल का तो 5000 करोड़ का 20% दैट इज व्हाट 1000 करोड़ माइनस, तो यहां कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा उसका 300 करोड़, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए जो इशू प्राइस है, इशू प्राइस दैट इज ₹28, ये 28 रुपए इशू प्राइस है, ठीक है। और रेगुलेशन 164 जो है वो प्रेफरेंशियल इशू का रेगुलेशन है। आपको याद होगा हमने शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन में भी प्राइसिंग का एक फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को, रेगुलेशन 164 लिखवाया भी था मैंने फॉर्मूला, आपने बोला था लिखवा दो, तुमने लिखवा दिया था वो फॉर्मूला, याद है 164 प्राइसिंग फॉर्मूला। पिछले 90 ट्रेडिंग डेज से कंपनी लिस्टेड है या 90 ट्रेडिंग डेज नहीं हुए हैं, अगर 90 ट्रेडिंग डेज से लिस्टेड है तो हम वहां पे दो प्राइजेस लेते हैं, एक तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ 90 ट्रेडिंग डेज या फिर 10 ट्रेडिंग डेज व्हिचएवर इज हायर। आ रहा है कुछ यार, ठीक है। अब उसमें जो भी कहानी है वो 164 की कहानी है। मान लेते हैं रेगुलेशन नंबर 164 के हिसाब से हमने फॉर्मूला पुट किया, वो 90 डेज वाला, 10 डेज वाला, व्हिचएवर इज हायर वाला, और उसके हिसाब से हमारा जो प्राइसिंग निकल के आ रहा है दैट इज मान लो 34, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अच्छा, अब प्रमोटर जो है ना, प्रमोटर वो ये बोलता है कि ना तो मैं 800 करोड़ एक्वायर करूंगा ना मैं 300, मैं तो ज्यादा करूंगा एक्वायर, कर सकता है ऐसा, वो प्रमोटर की मर्जी, ज्यादा तो ये तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है भाई, ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेने से उसको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर मान लो बाई चांस प्रमोटर सेज कि भाई प्रमोटर जो यहाँ पे शेयर्स एक्वायर करना चाहता है, लेट्स से वो एक्वायर करना चाहता है 1000 करोड़, ये वो शेयर्स एक्वायर करना चाहता है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस प्रोविजन में प्राइसिंग के लिए क्या बोला है,
कितना हायर प्राइस पे होगा, 34 पे, पूरे 1000 करोड़। क्या पूरे 1000 करोड़ शेयर्स जो हैं वो 34 रुपीज पे एक्वायर करने पड़ेंगे प्रमोटर को? पूरे 1000 करोड़ शेयर्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दी भाई मैंने आपको। अब आप बता दो मुझे कि 1000 करोड़ शेयर्स जो है उसका प्राइसिंग क्या होगा। इस प्रोविजन में प्राइसिंग के लिए बोला था, तो प्राइसिंग क्या होगा? चलिए आप बताएंगे बेटा, प्राइसिंग क्या होगा 1000 करोड़ का? नहीं समझ में आया? प्रोविजन देख लो वापस से। पूरे 1000 करोड़, ओके। हाँ जी बेटा, व्हाट यू से? थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। यस, व्हाट यू से? बता दो कितने शेयर्स? नहीं समझ में आया? ठीक है, यस बेटा, व्हाट यू से? नहीं समझ में आया। यस, नंबर बताओ कितने एक्सेस शेयर्स? 200 शेयर्स। और बाकी 800 शेयर्स पे क्या होगा फिर? नॉर्मल इशू प्राइस एप्लीकेबल होगी। ओके, व्हाट यू से? सेम। समझ नहीं आया? ठीक है, ओके। 200 पे नहीं समझ में आया। यस बेटा, नहीं समझ में आया। 200 पे नहीं आया समझ में। सेम 200 पे, ओके। एक्सेस 200 पे नहीं आया समझ में। हाँ जी, लाइव वाले बच्चे जल्दी से फटाफट आंसर भेजो। जब तक पूछ रही थी तब तक आंसर भेज दिया करो। टू 200, ठीक है। वापस बोलो एक बार निशा। 200 का प्राइस डिफरेंट होगा। क्या होगा 200 का प्राइस? 34। और 800 शेयर्स का प्राइस? 28, ठीक है। देखो सिंपल बात है, हमारा प्रोविजन क्या बोलता है, इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी विच एवर इज हायर वैल्यू है, विच एवर इज हायर, तो ऑब्वियसली 800 और 300 में से हायर क्या होता है? 800। अगर इससे ज्यादा शेयर्स प्रमोटर एक्वायर कर रहा है, तो जितने एक्सेस शेयर्स वो एक्वायर कर रहा था, तो एक्सेस शेयर्स पे प्राइसिंग फॉर्मूला क्या लगाया? ऑफर प्राइस और रेगुलेशन 164 का प्राइस, विच एवर इज हायर, एंड दैट इज व्हाट? 34। तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स थे 200 करोड़, सिर्फ इन्हीं पे 34 का प्राइस एप्लीकेबल होगा। बाकी जो रिमेनिंग 800 करोड़ के शेयर्स हैं, उन 800 करोड़ पे नॉर्मल ऑफर प्राइस ही एप्लीकेबल रहेगी। समझ में आ गया कि सबको? अभी कंफ्यूजन क्लियर है? मैं लैंग्वेज वापस से पढ़ रही हूं, ध्यान से देखो। where the promoter proposed to subscribe to the specified securities offered to the extent greater than higher of the two options available in clause A। किससे ज्यादा वो कर रहा है? ग्रेटर देन कर रहा है। किससे? दो ऑप्शंस में से whichever is higher से ज्यादा कर रहा है। दो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन क्या था? 800 शेयर्स और 300 शेयर। इनमें से whichever is higher क्या था? 800 शेयर। उससे ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था। कितना कर रहा था? 1000 शेयर कर रहा था। फिर क्या होगा? द सब्सक्रिप्शन इन एक्सेस, कितना एक्सेस में हुआ? 200 ऑफ सच परसेंटेज शैल बी मेड एट अ प्राइस। अब ये जो एक्सेस वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका प्राइसिंग निकाल रहा है, और उसका प्राइसिंग कितना होगा? प्राइस डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 164 या फिर इशू प्राइस विच एवर इज हायर। अब लैंग्वेज समझ में आई?
है ना, बहुत ही भयानक लैंग्वेज लिखी हुई है, सही से इंटरप्रिटेशन लेकिन समझ में आ गई ना अब अच्छे से। इसको समरी कर देती हूँ मैं एक बार। प्रमोटर क्या करना चाह रहे हैं, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, हायर देन व्हाट, 2 ऑप्शंस अंडर रेगुलेशन 113, इनमें से विच एवर इज हायर था उससे हायर देन है। तो जो भी ऐसा एक्सेस कंट्रीब्यूशन है उसका प्राइस जो है दैट वुड बी, एक तो रेगुलेशन 164 के हिसाब से प्राइसिंग और ऑफर प्राइस विच एवर इज हायर रहेगा, विच एवर इज हायर रहेगा, ऐसा बोल रहा है ये रेगुलेशन, रेगुलेशन नंबर 112 एंड 113। वन 113 क्लियर है दोनों रेगुलेशन सबको। तो 112 इज फॉर कि हमें प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की नीड ही नहीं है, और 113 इज फॉर कि कंट्रीब्यूशन अगर आ रहा है तो कितना आएगा और कैसे कैसे आएगा, वो सारी कंडीशंस। 113 तो ऑलमोस्ट सेम ही था, बस एक ही चीज चेंज हुई है यहाँ पे, वो उस इशू के साथ साथ यहाँ पे प्रपोज इशू भी लिख दिया, बाकी कहानी सेम है, कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा कब आएगा एवरीथिंग इज सेम। बढ़ लें आगे, अच्छा नोटिंग डन। Fine. Let's move further. Securities ineligible for minimum promoters contribution regulation number 114। अच्छा अभी अभी हमने रेगुलेशन 15 पढ़ा था ना, सिक्योरिटीज इनएलिजिबल के लिए, आईपीओ के लिए, ऐसे एफपीओ के लिए 114 दे रखा है। तो जो उसमें पड़ी ना कंडीशन वही है, कम है, बस सेम है लेकिन कम है, सारी नहीं है। कौन कौन सी कंडीशन है, नंबर 1, क्या ये 3 साल की कंडीशन याद है आपको, क्या था, other than कैश कंसिडरेशन, जिसमें क्या किया था आपने, कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, सेम है डिट्टो वर्ड टू वर्ड। और बोनस इशू में क्या पढ़ा था हमने, रीवैल्यूएशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से, और या फिर ओरिजिनल शेयर्स ही इनएलिजिबल थे, ये पूरा का पूरा सेम है। कौन सा वाला था ये, रेगुलेशन 15(1)(a), सेम टू सेम। और फिर उसके बाद ये प्लेजिंग, ये लो, मतलब बीच का बी और सी गायब हो गया है, फिर डी आ गया है। ये था हमारा रेगुलेशन नंबर 15(1)(d। क्या प्रोविजन पढ़ा था हमने, मर्जर अमालगमेशन, हाँ वहां पे पढ़ा था हमने सब रेगुलेशन नंबर 2, यहाँ पे भी वो सेम सब रेगुलेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे भी सेम इसने बोल दिया कि क्लॉज ए में अगर स्कीम ऑफ मर्जर अमालगमेशन है तो एक्सेप्शन में फॉल करेगा। ऑल सेट, चलो अब नेक्स्ट रेगुलेशन जो स्टार्ट हो रहा है लॉक इन का, रेगुलेशन नंबर 16 एंड 115। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आईपीओ और एफपीओ दोनों के लिए सेम रहेगा, रेगुलेशन नंबर 16। तो इसको अपन कल से स्टार्ट करेंगे, पहले यहां तक की कहानी अच्छे से याद करके आना सब लोग, ठीक है।